नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल ने आयरलैंड में दूतावास किया बंद। विदेश मंत्री ने इजराइल विरोधी नीति का लगाया आरोप। आयरलैंड ने फिलिस्तीन को दी थी मान्यता। असद ने सीरिया से रूस भेजा था 2 टन कैश। 21 प्लेन से $250 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए भिजवाए। विद्रोह के बाद देश छोड़कर मॉस्को भागे असद। ईरान में नए हिजाब कानून को लेकर सुप्रीम लीडर खामनेई और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच बढ़ा तनाव। हिजाब नहीं पहनने पर महिला सिंगर गिरफ्तार। इमरान खान की पार्टी पर हिंसा की राजनीति का आरोप। 26 नवंबर की हिंसा को शहबाज सरकार ने बताया काला दिन। इमरान खान फिर से आंदोलन की तैयारी में। चीन के दौरे पर जाएंगे NSA अजीत डोभाल। 5 साल बाद किसी भारतीय अधिकारी का चीन दौरा। सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से होगी बात। बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव। संविधान को लेकर न्यायपालिका तक में होंगे बदलाव। आज़ादी के सेलिब्रेशन पर यूनुस का ऐलान। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। 170 लोगों पर दर्ज हुई FIR। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भड़की थी हिंसा। PM मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति। गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की पहली विदेश यात्रा। डोनाल्ड ट्रंप बोले, अवैध प्रवासियों की वजह से हारी कमला हैरिस। 4 साल में लाखों इमिग्रेंट्स अमेरिका में घुसे। क्रिमिनल्स के घुसने से देश में था गुस्सा। और अब आज की बड़ी खबर। सीरिया में तख्ता पलट के बाद जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि असद की सत्ता जाने के बाद अब सीरिया में मौजूद रूस के सैन्य अड्डों का क्या होगा। कहा जा रहा है कि बशर अल असद के दमिश्क से भागने के बाद अब रूसी सेना भी अपने सैन्य ठिकानों को छोड़कर स्वदेश लौटने की तैयारी कर रही है। इन ठिकानों को असद सरकार ने सैन्य मदद के बदले रूस को मुफ्त में दिया था। सीरिया में बशर अल असद के देश छोड़कर भागने से सबसे बड़ा नुकसान रूस को हुआ है। रूस ने शुरू से ही सीरिया में असद सरकार का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में कई मिलिट्री बेस बना रखे हैं जहां से वो यूरोप पर नजर रखता है। हालांकि सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे और असद के देश छोड़कर भागने के बाद ऐसी खबरें हैं कि रूस भी अपनी सैन्य मौजूदगी को कम कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूसी सेना हालात को देखते हुए सीरिया छोड़कर बाहर निकल रही है। रूस के सैन्य काफिले और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों की गतिविधियों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद रूस ने असद की काफी मदद की है। उसके पहले से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। सितंबर 2015 से ही रूस की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी सीरियाई सरकार के खिलाफ आगे बढ़ रहे विद्रोहियों को रोकने के लिए सीरिया में मौजूद रही है। यहाँ रूस के 2 बड़े सैन्य अड्डे हैं। पहला टार्टस नेवल बेस और दूसरा हीमिम एयरफोर्स बेस। हीमिम एयरफोर्स बेस लताकिया से तकरीबन 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। लेकिन अब सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद रूसी मीडिया में भी चर्चा गर्म है कि रूस के इन सैन्य ठिकानों का क्या होगा। यहाँ ठहरने वाले जहाज़ों, गाड़ियों और विमानों के साथ साथ इन सैन्य अड्डों पर जो महंगे सैन्य उपकरण लगाए गए हैं उनका और यहाँ पर रह रहे 7500 रूसी सैनिकों का क्या होगा। इन दोनों सैन्य अड्डों पर कितने सैनिक हैं और कितना साजो सामान रखा गया है, इसे लेकर अलग अलग आकलन हैं। लेकिन माना जा रहा है कि रूस के सामने मुश्किल ये है कि इस इलाके में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य में वो इन सैन्य अड्डों पर मौजूद अपने सामान की हिफाजत कैसे करे। साल 2017 में रूस और सीरिया के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 49 सालों के लिए टार्टस और हीमिम में मिलिट्री बेस रखने के लिए रूस को इजाज़त दी गई थी। ये समझौता साल 2066 तक के लिए वैलिड है। लेकिन अब अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि ये दोनों सैन्य अड्डे रूस के कंट्रोल में बने रहेंगे या नहीं। रूस की तरफ से भी ऐसे संकेत दिए गए हैं कि इन दोनों सैन्य अड्डों का इस्तेमाल जारी रखने का फिलहाल उनका इरादा नहीं है। सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि रूस
सीरिया में मौजूद अपने सैन्य अड्डों के भविष्य के बारे में सीरिया में आने वाले नए शासन के साथ चर्चा करेगा। पेस्कोव के इस बयान से अंदाजा लगाया गया कि रूस ने अब तक टार्टस और हीमिम के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है कि वो रूसी सेना को वहां से बाहर निकालने पर सोचना शुरू कर दे। हालांकि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूस ने अपने जहाज़ों को सीरियाई समुद्री किनारे से दूर ले जाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कम से कम अस्थायी तौर पर अपने जहाज़ों को बंदरगाह से बाहर किया है। यहाँ साथ में 2 गाइडेड मिसाइल बेड़े भी हैं जो सीरियाई तट से 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। जानकार मानते हैं कि सीरिया से बाहर निकलना भी रूस के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। यहाँ रूस के बेड़े में 7,500 सैनिकों के साथ साथ बड़े हथियार और सैन्य उपकरण भी हैं। इनमें बख्तरबंद गाड़ियाँ, एयर डिफेंस सिस्टम, इंजीनियरिंग उपकरणों के साथ साथ बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट भी शामिल हैं। रूस के सामने समस्या ये भी है कि यहाँ से सामान निकालने की कोशिश विरोधियों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। पिछले सालों के दौरान ऐसी खबरें आती रही हैं कि सीरिया में मौजूद रूस के बेड़े में युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले भारी टैंक भी शामिल हैं। इनको यहाँ से निकालने के लिए रूस को हीमिम सैन्य अड्डे की हवाई पट्टी से AN-124 जैसे भारी विमानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक हैं। अगर रूस जल्दबाजी में हीमिम सैन्य अड्डे से अपना सामान और सैनिकों को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो मुमकिन है कि इसके लिए उसे कम समय में 100 से ज्यादा AN-124 और IL-76 विमानों का इस्तेमाल करना होगा। रूस के सैनिकों और सामान को बाहर निकालने के लिए समुद्री रास्ता भी है। ये समुद्री रास्ता टार्टस नौसेना अड्डे से होकर गुजरता है, लेकिन इस रास्ते से भी ये काम इतना आसान नहीं है। यहाँ से भारी सामान लेकर निकलने वाले युद्धपोतों को काला सागर तक पहुँचने के लिए तुर्की के बोस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट से होकर गुजरना होगा, जो इन जहाजों के लिए काफी मुश्किल होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तुर्की ने मॉन्ट्रियो संधि के तहत रूस और यूक्रेन दोनों के युद्धपोतों के लिए बोस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट को बंद कर दिया है। यानी अगर रूस अपना सारा सामान युद्धपोतों में भरने में कामयाब हुआ और वो टार्टस के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे भूमध्य सागर के लंबे रास्ते से होकर गुजरना होगा। यहाँ से उसे जिब्राल्टर की खाड़ी से होकर यूरोप का पूरा चक्कर लगाने के बाद या तो बाल्टिक सागर से होकर रूस पहुंचना होगा या फिर नॉर्वेजियन सागर से होकर रूस पहुंचना होगा। अगर रूस सीरिया से अपने सैन्य अड्डे हटाना चाहे तो ये अभियान उसे न सिर्फ बड़े पैमाने पर करना होगा बल्कि ये उसके लिए काफी महंगा साबित होगा। अब ये भी समझ लें कि रूस के लिए सीरिया में अपने सैन्य अड्डे खोने के क्या मायने होंगे। सीरिया में रूसी सैन्य अड्डों की मौजूदगी सिर्फ बशर अल असद सरकार की मदद के लिए थी, ऐसा नहीं है। दरअसल इसका कुछ और मकसद भी था। इनकी मौजूदगी मध्य पूर्व में ये सुनिश्चित करने के लिए भी अहम थी कि सैन्य ठेकेदारों और सामान को आसानी से अफ्रीका भेजा जा सकता है, जहां पिछले कुछ सालों के दौरान रूस की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। रूस की सरकार का कहना है कि टार्टस पर मौजूद उसका नौसैनिक ठिकाना सिर्फ जहाजों की मरम्मत करने की जगह है। इसे सैन्य अड्डा कहना सही नहीं है। हालांकि सच ये है कि ये सैन्य अड्डा भूमध्य सागर में रूस की नौसेना बेड़े की मौजूदगी जाहिर करता है। भले ही अमेरिकी नौसेना बेड़े के मुकाबले ये छोटा है। वहीं हीमिम सैन्य अड्डा अफ्रीका में मौजूद प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप और रूसी परियोजनाओं तक सामान लाने ले जाने के लिए एक अहम लॉजिस्टिक सेंटर की तरह काम करता था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक रूसी आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि सीरिया के नए शासकों के साथ चर्चा जारी है और रूस अपने ठिकानों से पीछे नहीं हट रहा है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि सीरियाई विद्रोहियों के नेता अहमद अल शरा, जिसे अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से जाना जाता है, वो अपने देश में रूसी सैन्य ठिकानों को कैसे देखते हैं। अब अगर रूस सीरिया की नई सरकार के साथ बातचीत करके इन सैन्य ठिकानों को बनाए रखने के लिए समझौता कर भी लेता है तो ये पहले हुए समझौते से अलग होगा। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार सीरिया में रूसी सेना की मौजूदगी पर काफी हद तक निर्भर थी।
अब सीरिया की नई सरकार के समर्थन के लिए रूस को भी कुछ नई पेशकश करनी होगी। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, ईरान में नए हिजाब कानून को लेकर राष्ट्रपति पेजेश्कियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बीच ठन गई है। खबर है कि दोनों नेताओं के दरमियान तनाव बढ़ गया है। उदारवादी छवि वाले राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि वो इस कानून को लागू करने के फेवर में नहीं है। वहीं सार्वजनिक और वैश्विक विरोध के बाद ईरान ने इस विवादास्पद हिजाब कानून को लागू करने के आदेश को आधिकारिक तौर पर फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस कानून में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए मौत की सजा जैसा सख्त प्रावधान किया गया था। ईरान के सुधारवादी नेता अली शकोरी रैड ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई से साफ कह दिया है कि वो इस कानून को लागू नहीं करने जा रहे हैं। अली शकोरी के मुताबिक पेजेश्कियान ने खामनेई से कहा है कि अगर नया हिजाब कानून लागू किया जाता है तो इससे ईरान को भारी नुकसान होगा और इस वजह से मैं इसे लागू नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर खामनेई से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की इस बातचीत के बाद ही नए हिजाब कानून को स्थगित करने का फैसला किया गया है। इससे पहले ईरान के एक्टिविस्ट और महिला अधिकारों की वकालत करने वालों ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान से अपील की थी कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इस कानून को प्रभावी होने से रोकें। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने शनिवार को संसद को लिखे एक पत्र में अनुरोध किया कि हिजाब और शुद्धता कानून को लागू करने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए ताकि सरकार संसद में एक संशोधित विधेयक पेश कर सके। ईरान में जरूरी हिजाब से जुड़े नए कानून को बीते हफ्ते ही लागू किया जाना था, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इनकार से ऐसा नहीं हो सका। इस्लामिक गणराज्य के इस नए कानून में हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं पर करीब 20 महीने की सैलरी के बराबर जुर्माना, जेल की सजा, कोड़े मारना और यहाँ तक कि मौत की सजा का प्रावधान भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति के इनकार के बाद सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसमें किस तरह का बदलाव करने जा रही है। इस विवादित हिजाब कानून को लेकर ईरान की खूब आलोचना हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नए कानून की निंदा करते हुए कहा है कि ये महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न को बढ़ाता है, जबकि नियमों का विरोध करने वाले लोगों को मौत की सजा के आरोपों में फंसाता है। इसी बीच खबर है कि ईरान में एक 27 साल की गायिका को वर्चुअल गाना गाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल गाने के दौरान गायिका ने हिजाब नहीं पहना था और उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। गौरतलब है कि इस गायिका के गाने को अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग देख सुन चुके हैं। खबरों के मुताबिक गायिका की पहचान परस्तु अहमदी के तौर पर हुई है। परस्तु को शनिवार को ईरान के सारी शहर से गिरफ्तार किया गया था। सारी ईरान के मजानदारान प्रांत का एक शहर है जो राजधानी तेहरान से तकरीबन 280 किलोमीटर दूर है। परस्तु ने अपने गाने का वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया था, जिसके बाद गुरुवार को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वीडियो में परस्तु एक स्लीवलेस काली ड्रेस में परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद परस्तु के पीछे खड़े 4 संगीतकारों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 2 को राजधानी तेहरान से गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गौरतलब है कि ईरान में महिलाओं का हिजाब पहनना अनिवार्य है और इस नियम का पालन ना करने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ईरान का इतिहास रहा है। साल 2022 में ईरान में हिजाब के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए थे, जिसे ईरान की पुलिस ने हिजाब न पहनने के चलते प्रताड़ित किया, जिससे महसा की मौत हो गई थी। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।